बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां धोनी की बेटी जीवा पर अभद्र टिप्पणी का मामला है जुड़ा हुआ। इससे जुडिशियल कस्टडी में आरोपी को लाया गया है रांची, और गुजरात के कच्छ से उस नाबालिग आरोपी को लाया गया है। सदर अस्पताल में आरोपी की कोरोना जांच हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं रांची से। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात के कच्छ से लाया गया नाबालिग आरोपी जिसने महेंद्र सिंह धोनी की बेटी पर अभद्र टिप्पणी की थी, इससे जुड़ा हुआ यह मामला है। जुडिशियल कस्टडी में आरोपी को रांची लाया गया है गुजरात के कच्छ से। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, आरोपी को लाया गया है जुडिशियल कस्टडी में, फिलहाल क्या चल रहा है? उसकी मेडिकल जांच हो रही है और अभी तक क्या उससे कोई बातचीत हो पाई है मीडिया की? जी विवेक, बता दें कि मीडिया से फिलहाल बातचीत नहीं हो पाई। फिलहाल कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। जो भी नाबालिग किशोर था उसे निरुद्ध करने से पहले उसका कोविड टेस्ट कराया जा रहा है। फिलहाल जो नाबालिग आरोपी है वो बता दें कि गुजरात के कच्छ से उसको हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद रांची पुलिस के सुपुर्द किया गया। उससे पहले वहां पर मजिस्ट्रेट के पास भी उसकी पेशी की गई, उसके बाद रांची लाया गया। फिलहाल यहाँ पर कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद आगे जो है बच्चे को बाल सुधार गृह की तरफ भेजा जाएगा। तो पूरे मामले में जिस तेजी के साथ रांची पुलिस ने कार्रवाई की वो बताता है कि रांची पुलिस अगर केस को गंभीरता से लेती है, किसी केस को, तो उस पर कार्रवाई दिखती है। लेकिन कई केस ऐसे भी होते हैं जिस पर फिलहाल पुलिस की नजरें दौड़ाने की जरूरत है, और यही वो बात है जिस वजह से आरोपी जो है वो यहाँ पर आ पाए। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जुडिशियल कस्टडी में उसे गुजरात के कच्छ से रांची लाया गया है और इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इधर रांची में 8 अक्टूबर से अनशन कर रहे जेटेट पास अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल की मेडिकल टीम मुराबादी स्थित बापू वाटिका अनशन स्थल पर पहुंची है, जहां उनकी जांच की जा रही है। और आपको यह बताएं कि 2016 में जेटेट पास ये अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन पर हैं। तो जेटेट अभ्यर्थियों की अक्टूबर से जेटेट पास अभ्यर्थी आमरण अनशन पर हैं और उनकी तबीयत बिगड़ रही है। आप देख सकते हैं कि ये मोराबादी बापू वाटिका के पास ये अनशन पर बैठे अभ्यर्थी का सीधा मानना है कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे। इनकी मांगे जो हैं वो सीधी नियुक्ति को लेकर के है, और इसको लेकर के ये तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो 2016 में जो जेटेट पास किया वो आमरण अनशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सदर हॉस्पिटल से डॉक्टरों की टीम पहुंची है और लगातार ये 8 अक्टूबर से जो अनशन पर हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ रही है। लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इनकी अनशन जो है वो समाप्त कराई जाए, मगर जो इनकी मांगे हैं उसको पूरा कराए बगैर ये अनशन तोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए वार्ता करे, ताकि हमारे किसी साथी को किसी तरह का नुकसान ना हो और सरकार की भी गरिमा बनी रहे। हम लोग 2016 से जेटेट क्वालिफाइड हैं, केवल नियुक्ति के लिए हम लोग 4 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ये गवर्नमेंट की ओर से आते हैं डॉक्टर, केवल झूठ मूठ का रूटीन चेकअप करते हैं, बीपी चेक करके चले जाते हैं। हम लोगों ने प्राइवेट डॉक्टर को बुलवा के और ये तमाम सेवाएं खुद के चंदा इकट्ठा करके कर रहे हैं हम लोग, और हम लोगों के साथ रात में बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया। पुलिस बर्जन हम लोगों के यहाँ से ले जाना चाह रही थी। 4 साल से बेरोजगार हैं हम लोग, उसका दर्द अब नहीं सहा जा रहा है, तो अब मरने के लिए तैयार हैं हम लोग। क्या करें सर, मजबूर हैं सर। यहाँ पे सरकारी सुविधा यहाँ लेना चाहते हैं, लेकिन ये लोग रिपोर्ट बना के क्या दे देते हैं समझ में नहीं आता। बराबर अनशन पे हैं 8 तारीख से, काफी लंबा समय हो गया। इन लोगों की स्थिति अब ठीक नहीं है और हम लोग बराबर इन लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग को हम लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं, आप लोग को हम लोग बेहतर सेवा दे पाएंगे, स्वास्थ्य सेवा जो है, क्योंकि इन लोगों का स्वास्थ्य अब दिनों दिन खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं जो अनशन कर रहे जो अभ्यर्थी हैं वो डटे हुए हैं और इनका ये मानना है कि सरकार इस संबंध में वार्ता करे, और जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये आमरण अनशन करते रहेंगे। ऐसे में
बड़ा सवाल यह है कि यदि इनकी हालत और बिगड़ती है, जैसा कि मेडिकल टीम भी बता रही है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड सरकार ने अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की सेवा स्थायी करने की दिशा में पहल करनी शुरू कर दी है। इसके तहत सरकारी विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों का सर्वे इन दिनों विभागीय स्तर पर किया जा रहा है। कार्मिक विभाग की ओर से मांगी गई रिपोर्ट से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा स्थायी होने की उम्मीदें जग गई हैं। आपको बताएं कि राज्य के सरकारी विभागों में करीब 8,000 से अधिक कर्मी संविदा पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नरेंद्र तिवारी और अन्य के केस में फैसला देते हुए 10 साल से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों की सेवा स्थायी करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने 20 जून 2019 का कट ऑफ तय किया और 10 वर्ष पूरा करने वाले संविदा कर्मियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। चुनाव के पहले बेरोजगारी जो है इसको दूर करने की बात हम लोगों ने कहा था और उसी सिलसिले में 2 काम हम लोग मुखतब कर रहे हैं। एक हाई लेवल की कमेटी भी बनी हुई है। इससे पहला हमारे यहाँ पर अनुबंधन में जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में जो लोग हैं उसका भी सर्वेक्षण हो रहा है, किस विभाग में कितना है और हर एक विभाग में कितना रिक्तियां हैं अभी तक, उसका भी सर्वेक्षण हो रहा है। आने वाले समय में हम लोग का जो बात हम लोग ने जनता के बीच में रखने के काम किए थे, उस काम को करने के लिए हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। सुनने में आया है कि सरकार है जो संविदा कर्मियों को अस्थायी होने जा रही है, तो हम लोग भी हमको भी है जो 10 साल हो गया है और उम्मीद है कि सरकार हम लोग के लिए अच्छा ही करेंगे और हम लोग भी अस्थायी होंगे और कम पगार पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है नए सरकार से कि हम लोग को अस्थायी होगा। इधर घाटशिला के मुसाबनी एचसीएल आईसीसी के सुरदा माइंस फेज 3 और फेज 4 समेत मुसाबनी के कंसंट्रेटेड प्लांट के मजदूरों ने फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मजदूरों ने 15 दिन पहले भी हड़ताल की थी, जिसके बाद एसडीओ ने 4 सूत्री मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद कोई पहल नहीं हुई। मरूज जो मजदूर हैं वो नाराज दिख रहे हैं और इस बार मजदूरों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। मजदूरों की हड़ताल से खदान के भीतर पानी निकासी का काम बंद हो गया, जिससे खदान में पानी भरना शुरू हो जाएगा। मजदूरों ने मांगे पूरी होने तक पानी निकासी का काम बंद रखने की बात कही। जो एसडीएम साहब जो हम लोग को आश्वस्त किए थे और पहलू कर करके हम लोग का जीएम साहब से जो वार्ता हुआ था, उसका जो समय सीमा दिया गया था वो समय सीमा पार हो चुका है। उसका बाद एसडीएम साहब से फिर हम लोग संपर्क में आए और बात किए, बोलते ठीक है 1 हफ्ता का भीतर में हम वार्ता करा रहा है, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो आज से हम लोग का आंदोलन हुआ और आंदोलन चारों मुद्दा पर, चारों अहम मुद्दा है, वो चारों अहम मुद्दा जब तक हम लोग का समाधान नहीं हो रहा है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इधर पाकुड़ के छोटा मोहनपुर पाड़ा पाकुड़ रोड पर कोई चेक पोस्ट नहीं है। बंगाल को जोड़ते हुए ये रोड पाकुड़ होते हुए दुमका, बेरमो और बिहार से जुड़ता है। दुमका और बेरमो में उपचुनाव और बिहार में विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए इस रोड से अपराधी और विस्फोटक सुरक्षा के अभाव में आसानी से चुनाव क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं और ऐसे में चेक पोस्ट और जांच की व्यवस्था नहीं होने से सुरक्षा में चूक पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। से पाइकपाड़ा और पाकुड़ होते हुए एक पथ है, जो पथ बंगाल से जुड़ जाती है और इस पथ में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपको बता दें कि दुमका सहित बिहार और बेरमो में चुनाव चल रहा है और इस रास्ते से कोई भी अपराधी, असामाजिक तत्व आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पर कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई जांच की व्यवस्था नहीं की गई है। आए दिन पाकुड़ में विस्फोटक पकड़ाया जाता है और एसपी मनीलाल मंडल ने यह आशंका जाहिर की है कि विस्फोटक की सप्लाई आसन्न चुनाव में भी किया जा सकता है। इसको लेकर के गहन पूछताछ चल रही थी उन लोगों से। तो ये पथ पर अगर जांच की व्यवस्था नहीं होती है, चेक पोस्ट नहीं लगाया जाता है, तो अपराधी और जो सप्लायर हैं, विस्फोटक सप्लायर हैं, वो आराम से अवैध विस्फोट लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस पर प्रशासन कब तक चेक पोस्ट लगाती है और जांच की सुविधा उपलब्ध कराती है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़।
3 नवंबर को होने वाले दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। 12 अक्टूबर को दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही विपक्ष का वजूद खोने का भी आरोप लगाया था। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कहा है कि वजूद किसने खोया, इसका पता चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज विपक्ष झारखंड में पूरी तरीके से अपना वजूद खो चुकी दिवालियापन की स्थिति पर आज खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे, यही इनका हाल है। के द्वारा या फिर जो कार्य हो रहे हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से हम देखें तो हर चीज़ का एक नियम बना हुआ है, नियम से कानून से सब चलता है और हाँकने से नहीं चलता। और ये अभी आपकी सरकार है, आप अभी कुछ दिन कर लेंगे, लेकिन इसका जवाब तो निश्चित रूप से मिलेगा और जनता खुद देगी। और इस चुनाव में पता चलेगा कि वजूद किसने खोया किसने पाया। दुमका और बेरमो उपचुनाव राज्य सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। बीजेपी इस उपचुनाव में जीत के सहारे विधानसभा चुनाव में मिली हार की टीस कम करने की कोशिश में है। बीजेपी का दावा है कि दोनों सीटों पर उसे ही जीत मिलेगी। जेएमएम और कांग्रेस ने महागठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा किया और इसके साथ जेएमएम का दावा है कि इस चुनाव में हेमंत सोरेन ही गेम चेंजर साबित होंगे। पक्ष को बहुत गलतफहमी है और वो दोनों सीट पर स्वयं मुख्यमंत्री हार चुके हैं पिछले चुनाव, और यहाँ राजेंद्र बाबू का रिकॉर्ड जो है हमारे जो कैंडिडेट ने ही तोड़ा है, और दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आप देखिएगा, और अब तो इस बार आजसू भी हमारे साथ है, तो कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है, भरम में ये लोग है, रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। गेम चेंजर कौन होगा, चेहरा कौन होगा, इसको तो साबित कर दिया यहाँ की जनता ने। 9 महीने ही बीते हैं, हेमंत सोरेन जी चेहरा पे एक तरफ हाथी उड़ाने वाले लोग थे। जनता ने पसंद किया, मैंडेट दिया, प्रचंड जनादेश दिया। ठीक है, लोकतंत्र है, इन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन बिना सिर पैर वाला बात इनके तरफ से सुनने को मिलता है। नियत में खोट था इनके, ये सारी बातें झारखंड की दुमका और बेरमो की जनता विशेषकर जानती है। और परिस्थिति जन्य चुनाव हो रहा है, दोनों हमारी सीटें थी, महागठबंधन के उम्मीदवार वहाँ बड़ी मतों के अंतर से जीतेंगे। और चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन से, जो लखीसराय में सभा कर रहे हैं। नहीं चलता है, कितना बड़ा उत्थान, कितनी बड़ी तरक्की, और इसके बाद भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमने जो शुरू किया था जीविका योजना, जीविका समूह बनाया। बिहार में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नाम मात्र का स्वयं सहायता समूह, और वो भी कोई उच्च स्तर का नहीं था। हम लोगों को काम करने का मौका मिला महिलाओं के उत्थान के लिए। जीविका समूह का गठन किया और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक से हमने कर्ज लिया राज्य सरकार ने, और इतना बढ़िया स्वयं सहायता समूह बनना शुरू हुआ कि हमारा जो जीविका समूह था, देश भर के लोगों ने देखा कि बिहार सबसे पीछे था, लेकिन सबसे अच्छा स्वयं सहायता समूह बना रहा। तो बिहार में जो जीविका समूह था, देश में आजीविका समूह बनना शुरू हुआ। तो बिहार का जो काम करते हैं लोग चर्चा नहीं करता है, और कितनी उपलब्धियां हैं बिहार की। और आप समझ लीजिए, हमने सोचा था कि कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, अब 10 लाख बन गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से, जीविका समूह से जुड़ गई, और जीविका समूह से जुड़ने के बाद कितनी जागृति आ रही है, ये मामूली बात नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा और बिहार आगे बढ़ेगा, और उसी दिशा में चल रहे हैं। और इसी तरह से समाज के हाशिए पर जो लोग थे, चाहे अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, उनके उत्थान के लिए एक नहीं अनेक काम किया, सबको आगे बढ़ाया, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया, आज बिहार आगे बढ़ रहा है। और एक बात जान लीजिए, एक तो अपराध के मामले में बिहार में काफी कमी हो गई,
वैसे तो आप लाख कोशिश करिए, कुछ आदमी तो बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ करने वाला होगा ही, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, और अब बिहार अपराध के मामले में पूरे देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया और आमदनी हमारी बढ़ गई। प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 10.5% के हिसाब से, और पूरे देश की पूरे बिहार की आमदनी हमारी 12% से भी ज्यादा हर वर्ष आगे बढ़ने लगी। तरक्की 1 लाख करोड़ से कम रुपया था 5-6 में पूरे राज्य में, और अब बढ़कर के 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यानी आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा विकास का काम। क्या होता था, पहले राज करने का मौका लोगों को मिला तो 2005 में बजट कितना का था, 24,000 करोड़ रुपया का भी नहीं था, और अब आप लोगों ने मौका दिया, अब बढ़ते बढ़ते इसको 2 लाख करोड़ रुपया से भी ज्यादा का बजट आ गया। हर क्षेत्र के लिए काम, सड़कों का निर्माण, स्कूल का, अस्पताल का, सब कुछ करते हुए उसके अनुरक्षण का भी इंतजाम हम लोगों ने करने का निर्णय किया। और एक बात, उसके बाद फिर आगे बढ़े, पहला 5 साल में काम, उससे भी ज्यादा अगले 5 साल में काम, और अभी जो वर्तमान का 5वें साल का अंतिम समय अब चुनाव हो रहा है, इस बीच में जितना काम किया गया वो सबसे ज्यादा समाज सुधार के लिए भी काम और विकास के लिए भी काम। क्या किया 7 निश्चय में, लोगों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कोई आदमी बाहर जाकर के रोजगार तलाशे, इसके लिए उसको 2 साल तक 1,000 रुपया महीना स्वयं सहायता भत्ता, और कोई काम खोजेगा तो आज के युग में जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं सीखेगा तो कोई काम नहीं मिल पाएगा। और खबरें